Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Mdcat Unit 3 Lecture number 10. टॉपिक आज हमारा जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉज है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, न्यूटन के जो लॉज है नॉट यूनिवर्सल लॉज। ये न्यूटन के जो 3 लॉज है ये यूनिवर्सल लॉज नहीं है। हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ जो है F = gm1m2 / r², वो हमारे पास जो है यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन ये जो 3 लॉज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 में, ये यूनिवर्सल लॉज नहीं है। नॉट एप्लीकेबल इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओनली एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है which is a frame of reference which is either at rest या move with a uniform velocity, then the frame of reference is said to be inertial frame of reference. For example, BRT bus हम अपनी लिए जो है एक inertial frame of reference को consider कर सकते हैं। BRT bus is either at rest या move with a uniform velocity, so that is to be considered as a inertial frame of reference. Earth is also to be considered as a inertial frame of reference. Applicable to macroscopic objects या bodies, not for microscopic bodies. न्यूटन्स यहाँ पर 3 पैरामीटर्स को रिलेट करता है, फोर्स को, मास को और एक्सेलरेशन को। तो मास क्या है वो तो ऑलरेडी हम जानते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज नोन एज मास। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है, तो थोड़ा सा फोर्स के बारे में मैंने जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। टेंडेंसी टू प्रोड्यूस या स्टॉप मोशन when body at rest and force is applied, then अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर आप लोग फोर्स अप्लाई कर लें, सही ना, so the velocity of the body will be increased, the speed will be increased, the acceleration will be positive, the work done on the body will be positive. Force applied to the opposite direction of motion, then एक बॉडी आ रही है और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन पे फोर्स अप्लाई करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, उस बॉडी की जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क डन इज आल्सो बी डन, बट नेगेटिव वर्क डन होगा। फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और आप उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर लें, वो फोर्स जो ऑर्थोगोनल फोर्स हो, जो 90 एंगल बना रहा हो वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ। इसका मतलब है, याद रखें, हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से व्हिच काज बाय बॉडी टू मूव इन अ सर्कल इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। और वर्क डन परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से क्या होगा, वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज की तरफ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, when a net force act on a body is 0, then if a body at rest, it will be remain at rest. If a body in motion, it will be remain in a state of uniform motion. अगर कोई बॉडी है और उस पर आप नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहे हैं, 0। एक बॉडी है जिस पर नेट फोर्स 0 एक्ट हो रहा है, तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, it will be remain in state of rest. If a body in motion, it will be remain in state of uniform motion. This is the statement. Statement से related भी MCQ आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर statement नहीं लिख रहा। Already you know, Mdcat के students हैं ईटा के। So when a net force act on a body is 0, then if a body at rest, it will be remain at rest. If a body in motion, it will be remain in state of uniform motion. अब यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट बचे हमारे पास रेस्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स किस चीज के बराबर है, अगर नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज 0, देन एक्सेलरेशन विल बी हाउ मच, 0. If force 0, acceleration is 0. If acceleration is 0, change in velocity will be how much, 0. If the change in velocity is 0, the velocity will be constant.
इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस कांस्टेंट हमारे पास जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। अगर जीरो है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट। बॉडी किस चीज में होगी? अब देखिए व्हाट इज रेस्ट पार्ट एंड अगर जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। द मोशन इज सेड टू बी व्हाट टाइप ऑफ मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। अब ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज हैं। आपसे कहा जा सकता है व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, तो आप बता सकते हैं कि ऑल ऑप्शंस आर द करेक्ट फॉर द न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रखें न्यूटन फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारे पास जो है एप्लीकेबल है इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। सही ना? यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ नोट के फॉर्म में, या इससे पहले अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये हमारे पास टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा हुआ है। अब देखिए वेट ऑफ द बुक इज एक्टिंग डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स ऑन द बुक इज एक्टिंग अपवर्ड। They cancel the effect of each other. How much net force act on the body is zero. If the net force on the book is zero, so it will be remain in state of rest position. ये हमेशा के लिए जो है rest position में पड़ा होगा। According to Newton first law, first part आपसे कहा जा सकता है MCQ में कि एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए it will be remain at rest उस वक्त तक जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो जाए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन व्हिच लॉ? तब कहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। इफ अ बुक इज लाइंग ऑन द टेबल या अ मोबाइल इज लाइंग ऑन द टेबल, इट विल बी रिमेन एट रेस्ट उस वक्त तक जब तक इस पर कोई फोर्स एक्ट ना हो जाए। तो इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ के दो पार्ट्स हैं, वन इज रेस्ट पार्ट एंड द सेकंड इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं सो बॉडी आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस इट स्टॉप। इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। अगर देखा जाए बॉडी को हम थ्रो करते हैं तो उस बॉडी पर सेवरल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ वी रिमूव ऑल द फोर्सेस and throw a ball, it will be remain in state of uniform motion. It means कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर रियली हमारे पास जो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर हम वैक्यूम में चले जाएं जहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल नो फोर्स, किसी किस्म का फोर्स बॉडी पर एक्ट ना करें, अब अगर कोई बॉडी हम जो है लेट्स सपोज कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से हम थ्रो कर लें सो द बॉडी विल बी इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ इज इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये एप्लीकेबल है in the absence of force, हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर देखा जाए ये हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। सही है? ये हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। क्या बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है। यह हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि बॉडी एट रेस्ट इट विल बी रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन इट विल बी रिमेन इन मोशन उस वक्त तक जब तक इस पर नेट फोर्स क्या हो, वो हमारे पास जीरो के बराबर हो। याद रखिए हम ये भी कह सकते हैं एमसीक्यू में आ सकता है न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन, ये जो है डिफाइन करता है किस चीज को डिफाइन करता है? फोर्स को। न्यूटन फर्स्ट लॉ एमसीक्यू में आ सकता है क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सही है? एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन व्हिच लॉ डिफाइन फोर्स। तो आपको जो है जो आंसर आएगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो आप कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। इसी तरह फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोवाइड बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोवाइड बाय न्यूटन व्हिच लॉ? तो आप कहेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है बोथ आर सेम। जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास है सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो। सही ना? और हमारे पास अगर देखा जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो भी हमारे पास है व्हेन द सम ऑफ ऑल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो, व्हेन द नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इज जीरो। इसका मतलब है न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी क्या करता है? होल्ड करता है। याद रखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फर्स्ट
law is also called law of inertia. इसको हम law of inertia भी कहते हैं. न्यूटन फर्स्ट is also called law of inertia. अब थोड़ा सा inertia को डिफाइन करते हैं. जो what is inertia? inertia किसको कहते हैं? तो inertia का definition ये है कि the property of a body because of which it resists a change in state of rest or uniform motion is known as law of inertia. Inertia ये है कि याद रखिए everybody want to maintain its state either at rest, body want to remain at rest position, either in motion, body want to maintain its state of uniform motion. How इसको डिस्कस करते हैं कि न्यूटन फर्स्ट एमसीक्यू के लिहाज से मुझे इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. आपसे कहा जा सकता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है जिसको हम जो है इनर्शिया कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या है इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूं, फिर इसके ऊपर मजीद हम डिस्कशन करते हैं. What is inertia? What is inertia? So inertia is defined as the property of a body because of which it resists a change in state of rest or uniform motion. The property of a body, the property of a body because of which it resists a change in state of rest or uniform motion. Every body want to maintain its state either at rest or uniform motion. फॉर एग्जाम्पल अगर देखें हम लेट सपोज बस में बैठे हैं, बस जो है वो किस चीज में है? रेस्ट पोजीशन में है. सही ना? तमाम पैसेंजर बस में बैठे हुए हैं और तमाम पैसेंजर जो है वो बस में रेस्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं. अगर देखा जाए हमारे बॉडी के दो पार्ट्स हैं, ये लोअर पार्ट एक अपर पार्ट है. हम सीट पे बैठे हैं तो लोअर पार्ट सीट के साथ कांटेक्ट फॉर्म में है, जो अपर पार्ट है वो फ्री है. जैसे ड्राइवर क्या करता है, जैसे ड्राइवर एक्सेलरेटर पे पाँव रखता है सही ना तो हम पीछे गिर जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. जैसी गाड़ी मूव कर रही है और ड्राइवर जो है ब्रेक अप्लाई करता है सो हम आगे गिर जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इसी तरह आपने कोई पार्सल रखा हुआ है और आप ब्रेक अप्लाई करते हैं वो पार्सल आगे गिर जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. या आप बस में खड़े हैं, ड्राइवर एक्सेलरेटर पे पाँव रखता है, आप पीछे गिर जाते हैं. ब्रेक पे पाँव रखता है, आप आगे गिर जाते हैं. गाड़ी लेफ्ट पे टर्न होती है, आप राइट पे गिर जाते हैं. राइट पे टर्न हो रही है, आप लेफ्ट पे गिर जाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. इसलिए कहा जाता है कि मोटरवे पर बार-बार हमें जो है मोटरवे पर जो है लिखा होता है कि आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर लें. सही ना? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. क्यों? क्योंकि ड्राइवर अगर ब्रेक अप्लाई करें सही ना, फॉर एग्जांपल रास्ते में जो है कोई लेट्स सपोज गाड़ी आ रही है, कोई जानवर मोटरवे पे आ रहा है, तो जैसे वो जो है ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक वगैरह, सो मे बी आप स्क्रीन से बाहर भी निकल सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. मैं यहाँ पर जो है स्टेम को हिला रहा हूँ, स्टेम को, ट्री के स्टेम को, वहां से फूड और लीव्स गिर रही. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. मैं कारपेट को हिट कर रहा हूँ, वहां से डस्ट के पार्टिकल्स गिर रहे. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया. सही ना? याद रखिए इनर्शिया इज एक्चुअली मेजर ऑफ मास. तो inertia is directly proportional to mass of the body. Greater the mass of the body, greater will be the inertia. Greater will be the force required to change the state of the body. For example, one is truck and the second is cycle. दोनों रेस्ट पोजीशन में है. किसके स्टेट को आसानी के साथ चेंज किया जा सकता है? साइकिल. क्यों? क्योंकि साइकिल का मास कम है, सो इनर्शिया कम है. स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. इट मींस ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर द मास, greater the force required to change the state of the body. Small the mass, small the inertia, small will be the force required to change the state of the body. So MCQ में बच्चे आपसे कहा जा सकता है कि न्यूटन डैश लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. अगर एक बंदा है और वो सुबह वॉक कर रहा है,
लेट्स सपोज सुबह वॉक कर रहा है तो पूरी बॉडी उसकी जो है किस चीज में है, मोशन में है। आगे जो है वो देख रहा है, लेट्स सपोज जो है एक स्टोन पड़ा है, उसके साथ वो हिट होता है, वो गिर जाता है, तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ जाता है, अपर पार्ट तो मोशन में होता है, तो वो गिर जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अगर आप किसी मूविंग बस से जंप करते हैं तो जैसे आप जंप करते हैं आप आगे गिरते हैं। व्हाई? क्योंकि जैसे आप जंप करते हैं तो रोड के साथ आपका जो लोअर पार्ट है, पांव है, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाते हैं, बॉडी तो मोशन में होती है, अपर पार्ट मोशन, तो फौरन आप आगे गिर जाते हैं। सो दिस इज इनर्शिया। ये हमारे पास जो क्या कहलाता है? इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सही ना? लार्ज द मास ऑफ द बॉडी, लार्ज विल बी द इनर्शिया, लार्ज विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास जो है, अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपसे इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यू आ जाए तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप इजीली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज हैं, ये भी एमसीक्यू है। सही ना? ये अगर देखा जाए क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, ये अगर देखा जाए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करता है, और न्यूटन फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखें ये हमारे पास जो है एमसीक्यूज है। सही ना? एमसीक्यू में ये आ सकता है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू है, ये भी हमारे पास एमसीक्यू, दिस इज आल्सो एमसीक्यू, और इनर्शिया से रिलेटेड भी जो है एमसीक्यू आ सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, अगर आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड, न्यूटन फर्स्ट अगर आपको क्लियर है, इससे रिलेटेड जिस किस्म के भी एमसीक्यू आ जाए इंशाल्लाह हम इसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। पिछली मर्तबा जो है एमसीक्यू आया था कि न्यूटन व्हिच लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दीस, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ कि न्यूटन अपने सेकंड लॉ में क्या कहता है। अब लास्ट टाइम जो है न्यूटन सेकंड लॉ से एमसीक्यू आया था, तो याद रखिए Mdcat का कोर्स जो है इंतहाई स्मॉल कोर्स है, हर टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो इंशाल्लाह उम्मीद आप इसको जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है? न्यूटन अपने सेकंड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो दूसरा कानून है वो ये है कि when a net force act on a body then the body will be accelerate in the direction of net force। जब भी किसी बॉडी पर आप नेट फोर्स एक्ट करते हैं, अनबैलेंस फोर्स एक्ट करते हैं, the body will be accelerate in the direction of net force। That acceleration is directly proportional to the net force and acceleration is inversely proportional to the mass of the body, and this statement is known as Newton first law। Newton second law। Newton कहता है कि when a net force, लेकिन कौन सा net force? Unbalanced force, unbalanced force act on a body, then जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो जाए, सही था, मैंने नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, सही था, मैंने स्टार्ट में बच्चे आप लोगों को कहा था कि एक्सेलरेशन के दो बड़े काजेस हैं। वन काज इज चेंज इन वेलोसिटी एंड द सेकंड काज इज फोर्स। डायनामिक्स में द काज ऑफ एक्सेलरेशन इज फोर्स। जब भी किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होगा, द बॉडी विल बी एक्सेलरेट, द बॉडी मस्ट बी एक्सेलरेट, द बॉडी ऑलवेज बी एक्सेलरेट। व्हेन अ नेट फोर्स या unbalanced force act on a body, then body will be accelerated. That acceleration is directly proportional to the unbalanced force if mass is constant। If mass is a constant, जितना हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं उतना एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता जाएगा? इंक्रीज। Greater the applied force, greater the unbalanced force, greater the net force, greater will be the acceleration। जिसका मतलब है कि जितना हम फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेंगे, the acceleration must be increased। तो according to Newton second law, first part, when an unbalanced force act on a body, the acceleration will be produced, and that acceleration is directly proportional to the force। There will be a direct relation। The graph will be, अगर मैं इनका जो है यहाँ पर ग्राफ डिस्कस कर लूँ, तो अगर देखा जाए let's suppose one is acceleration and the second is force। Acceleration is independent quantity and force is dependent quantity। The graph will be a straight line। The graph will be a straight line। और यहाँ पर अगर देखा जाए क्या कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट है वो हमारे पास
F कांस्टेंट है, F is constant. सही ना? There is a direct relation between acceleration and force. Force और acceleration के दरमियान कौन सा relation है? Direct relation है. Sorry, ये मैंने जो है force ले लिया. Force is independent quantity and acceleration is dependent quantity. Sorry. So there is a direct relation. अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ, ये तो equation 1 है. यहाँ से मुझे मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास A1 divided by A2 must be equal to F1 divided by F2. इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के MCQ पेपर में आ सकते हैं. किस किस्म के MCQ आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल पिछले साल भी से रिलेटेड MCQ आया हुआ है. अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज है, सही ना, और दोनों का मास सेम है. Two bodies of masses ratios are 1:1. It means masses are constant. The ratio of the applied force on the bodies is 2:3. What will be the ratio of acceleration? Your answer should be 2:3. Why? Because there is a direct relation, linear relation. If masses ratio is 1:1, it means the mass is constant. If mass is constant, acceleration is directly proportional to force. The ratio of the forces are given. No, the ratio of acceleration will be equal to the ratio of forces. Similarly, अगर मुझसे MCQ में ये कहा जाए कि if the masses ratio, two bodies of same masses whose ratio is 1:1, the acceleration produced in the two bodies is 3:7. What will be the ratio of the unbalanced force act on a body? Your answer should be 3:7. Your answer should be 3:7. तो such type of MCQ आ सकते हैं पेपर में. या याद रखिए बच्चे, अगर मासेस रेशो सेम है, इन चारों में से कोई भी तीन क्वांटिटीज हमें दिए जाए, मतलब F1, F2 और A2 दिया जाए, हम A1 को फाइंड कर सकते हैं. इसी तरह इन चारों में से कोई भी तीन दिए जाए तो वो चौथा पैरामीटर हम और आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं. सही है बच्चे? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, चलो इससे रिलेटेड आगे कुछ और एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं. तो न्यूटन अपने सेकंड लॉ के फर्स्ट पार्ट में ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स unbalanced force act होगा, the body will be accelerated and the acceleration is directly proportional to force if mass is constant. और second part जो है, the acceleration is inversely proportional to the mass. लेकिन शर्त है कि if f is constant. अगर f को हम क्या ले लें? Constant ले लें. There is inverse relation between acceleration and mass. Greater the mass of the body, small will be the acceleration. For example, बच्चे हमारे पास दो bodies है, one is truck and the second is cycle. अब दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है. Who will be accelerate more? Cycle. Why? Because cycle mass is small, so its acceleration will be more. Truck mass is more, the acceleration will be small. Inverse relation between acceleration and mass. और अभी पिछली मर्तबा 2023 में इससे रिलेटेड MCQ भी आया था. सही है? किस तरह वो भी खैर डिस्कस करते हैं. मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, याद रखिए इसका जो ग्राफ होगा वो अगर ये मास है और ये एक्सेलरेशन है, द ग्राफ विल बी हाइपरबोला. इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरबोला. जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा, रिमेंबर स्टूडेंट, उनका जो ग्राफ होगा वो होगा हाइपरबोला. अगर इधर m है इधर a, लेकिन बच्चे इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं इधर 1/m ले लूं और इधर a ले लूं तो फिर कौन सा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन. लेकिन यहाँ पर शर्त है कि क्या कांस्टेंट होना चाहिए? मास शुड बी कांस्टेंट. मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इक्वेशन 2 से मैं कह सकता हूँ, मैं हमारे पास A1 divided by A2 must be equal to M2 divided by M1. This is very important. The ratio of the acceleration A1 ratio A2 must be equal to the reciprocal of their masses. The reciprocal of their masses. किस किस्म के MCQ आ सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर जो है MCQ डिस्कस कर दूं, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि हमारे पास दो बॉडीज है. कितने बॉडीज है? 2 बॉडीज है. Whose masses ratio is, let's suppose, 1:4, and the ratio of the forces act on the two bodies is 1:1. It means 1:1 से मुराद दोनों bodies पर same magnitude of या same forces लग रहे हैं. What will be the ratio of their acceleration? So there is inverse relation between acceleration and mass. So the ratio of the acceleration will be 4:1. The ratio of the acceleration will be 4:1. Similarly, अगर मैं आपसे कहूँ, अगर MCQ इस तरह हम जो है डिस्कस कर लें कि let's suppose आपसे कहा जाए कि two bodies of masses ratio is given which is 3:7.
a constant force act on both bodies, what will be the ratio of their acceleration? Remember student, there is inverse relation. The answer should be 7:3. कौन सा relation है? Inverse relation है. तो the answer should be 7:3. सही है बच्ची? तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं. इनसे रिलेटेड हमें जो है या जो है ये इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए. Now अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें, ये बच्चे इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा एक थर्ड रिलेशन. अच्छा, अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको हम कंबाइन कर लें, कंबाइन 1 and 2, कंबाइन इक्वेशन नंबर 1, इसको रिलेशन कहते हैं, सॉरी. सो ये हो जाएगा A is proportional to F divided by M. A is proportional to F by M. प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगाया जाएगा और ये जो कांस्टेंट है ये जस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं K which is 1, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 1. सो ये हो जाएगा A is equal to F divided by M. यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स और न्यूटन सेकंड लॉ डिफाइन एक्सेलरेशन. न्यूटन सेकंड law define force, acceleration. Newton's second law define acceleration. Acceleration is the ratio of force to the mass, is known as acceleration. ये उधर चला जाएगा तो फिर मैं कह सकता हूँ F is equal to ma. सो याद रखें न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ मेजर फोर्स. ये हमें क्वांटिटेटिव नेचर बताता है, क्वांटिटेटिव नेचर किस चीज का? फोर्स का. इट shows quantitative nature of force. F is the product of mass and acceleration. ये हमें फोर्स को measure force. ये फोर्स को the product of mass and acceleration is called force. Newton's second law is applicable in the presence of force. So ये हमें presence बताता है किस चीज का? फोर्स का. अगर अनबैलेंस फोर्स होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल. F is equal to ma. अगर मैं इसका SI यूनिट लिख लूं, MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सो आप कहेंगे कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. न्यूटन इज द SI यूनिट whose symbol is N. और अगर हम लिख लें कि 1 न्यूटन, आप ऑलरेडी बच्चे जानते हैं कि F is equal to ma. So 1 Newton force is equal to a body of mass 1 kg accelerate with 1 meter per second square, then the force is said to be 1 Newton. अक्सर MCQ में आता है कि 1 Newton is dash. So 1 Newton is equal to 1 kg into 1 meter per second is square. यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन MKS सिस्टम, जिसको मैट्रिक सिस्टम का नाम भी दिया जाता है, यूनिट ऑफ फोर्स तो आप कहेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर मैं डायमेंशन निकालूं तो आप कहेंगे कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, हालांकि डायमेंशन हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन चलो बहरहाल mLT⁻². दिस इज the dimensional formula of a force, mLT⁻². Similarly, अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं, CGS सिस्टम, CGS जिसको गॉसियन सिस्टम कहते हैं, इसमें फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे पास है डाइन. डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, आपको पता होना चाहिए. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स. अब यहां पर अगर हम रिलेशन फाइंड करें, F is equal to M into A, तो याद रखें
फोर्स का यूनिट हमारे पास है डाइन और हमारा सीजीएस सिस्टम है मास का यूनिट है ग्राम और एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर मैं कह सकता हूं कि 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square. The force on the body is said to be 1 dyne. If a body of mass 1 gram accelerate with 1 centimeter per second square, then the force on the body is said to be 1 dyne. सही है बच्चे। अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड करूँ, यहाँ पर याद रखें अभी आपको बताने वाला हूँ कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है और 1 डाइन ये बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -5 न्यूटन। हाउ, इसको जो है मैं प्रूफ करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हाँ, अब याद रखें यहाँ से अगर थोड़ा सा मैं इसको और भी मजीद डिस्कस कर लूँ तो हमारे पास जो F है हमने लिख लिया कि हमारे पास 1 न्यूटन ये बराबर है 1 kg into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं किलो मीन्स 1000 और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू बेसिस सेम पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर है? डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 क्या? डाइन्स। सो ये मैंने प्रूफ भी कर दिया। रिमेंबर अगर पेपर में एमसीक्यू आता है कि व्हिच वन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डाइन्स, ऑल, तो आप कहेंगे ऑल। लेकिन अगर आपसे एसआई कहे तो फिर न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में कहे तो फिर आप नाम देंगे डाइन। सही है? तो ये हमारे पास एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात कर लें, जो व्हाट इज द यूनिट ऑफ force in FPS system, FPS means British Engineering System। अगर हम FPS सिस्टम की बात कर लें, FPS FPS system, total charge systems है, CGS system which is also called Gaussian system, MDS system which is also called matrix system, FPS system which is also called British Engineering System, and SI system, System International। We are bound under which system? SI system। So याद रखिए इसमें इसका जो यूनिट है फोर्स का वो है पाउंड, जिसका सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं LB। और 1 पाउंड किस चीज के बराबर होता है? 1 पाउंड F is equal to MA। तो याद रखें 1 pound is equal to 1 slug into 1 foot per second square। सही ना? याद रखें मास का यूनिट हमारे पास है स्लग। कौन से सिस्टम में? एफपीएस सिस्टम में। और रिमेंबर हमारे पास जो 1 स्लग होता है, यहाँ पर लिख लेता हूं, 1 स्लग जो होता है ये 14.6 किलोग्राम के बराबर होता है। और 1 फुट जो 1 मीटर में 3.28 मींस 3.3 क्या होते हैं? फीट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिलेशन फाइंड करूं, सो 1 pound is equal to, अब स्लग की जगह मैं लिख सकता हूं 1 over 14.6 किलोग्राम। और मैं यहां पर फुट की जगह लिख सकता हूं 1 फुट इज इक्वल टू 3.28 या 3.3 मीटर और सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर। सो ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह अकबर, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, ये मैंने स्लग की जगह आ जाएगा 14.6
14.6 किलोग्राम, और फुट की जगह 1 मीटर इज 3.3 फुट, नो 1 फुट इज 1 आवर 3.3 मीटर, और सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर। सो 1 pound is equal to 14.6 divided by 3.3 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। सो 1 pound L भी इसका सिंबल है, इसको सॉल्व करने से आता है 4.45 क्या न्यूटन। सो 1 pound is equal to 4.45 न्यूटन। 1 पाउंड बराबर होता है 4.45 न्यूटन के बराबर होता है। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं जो 1 न्यूटन is equal to 1 pound is equal to 4.45, और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 टाइम्स, सही था, 10 पावर 5 टाइम्स। 1 pound is equal to 4.4 into 10 to the power 5 टाइम्स के बराबर होता है। सो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। याद रखें, कांस्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। यस, आपसे कहा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अ बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी non-zero but constant, non-zero but constant। हाँ, ये तो हमारे पास कुछ डिस्कशन हुआ। अब अगर देखा जाए, मैं यहाँ पर जो है कुछ एमसीक्यूज और भी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी है और इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। लेट्स सपोज वन फोर्स F1 which is 2 न्यूटन and the second force F2 which is equal to say 10 न्यूटन या 10 न्यूटन, okay, and the mass is say let's suppose the mass is 4 kg। what will be the acceleration? अब अगर देखा जाए acceleration हमारे पास है net force divided by mass। सो अगर देखा जाए ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस शुड बी एडेड। सो ये हो जाएगा F1 plus F2 divided by m। F1 which is say let's suppose 2 plus 10 divided by 4, so this is 12 divided by 4, the answer is 3 meter per second square। Like parallel forces always produce maximum acceleration। Like parallel forces always produce maximum acceleration। Similarly, अगर यही MCQ में ले लूं और आपसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज MCQ में कहा जाए कि दो फोर्सेस हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, और इस पर ये जो फोर्स है F1 ये कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और ये जो फोर्स है लेट्स सपोज ये है F2 ये बराबर है 1 न्यूटन के। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? तो आप कहेंगे कि एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। Unlike parallel forces are, so unlike parallel forces will be subtract F1 minus F2 divided by m। No, acceleration is 10 minus 1 divided by 3, 9 by 3, the answer is 3 meter per second square, and this acceleration will be minimum। So it means like parallel forces अगर बॉडी पे लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि maximum acceleration प्रोड्यूस होगा, और अगर unlike parallel forces लग रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे पास जो acceleration प्रोड्यूस होगा वो minimum acceleration प्रोड्यूस होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज MCQ दिया जाए कि two forces act on a body 20 Newton and 10 Newton, then find the ratio of maximum to minimum acceleration। So याद रखें, the ratio of the maximum to minimum acceleration is maximum की बात हो रही है, so दोनों forces को add करें। minimum forces की बात, minimum acceleration, तो दोनों को subtract करना। so ये हो जाएगा 20 plus 10 और ये हो जाएगा 20 minus 10, so ये हो जाएगा 30 divided by 10, so the answer is 3:1।
the ratio of the maximum to minimum acceleration is 3:1. और अगर ये MCQ हमसे इस तरह पूछा जाए the ratio of minimum to maximum acceleration, तो फिर हम क्या कर लेंगे, फिर हम जो है इसको उलट फिर आंसर होगा 1:3. then the answer will be 1:3. फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1:3. no such type of MCQs पेपर में आ सकते हैं. अब अगर हम बात कर लें कनेक्टेड बॉडीज की, कनेक्टेड बॉडीज की अगर हम बात कर लें, कनेक्टेड बॉडीज जैसे फॉर एग्जांपल जो रेल है उसके इंजन के साथ बॉगीज जो अटैच होते हैं वो हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज कहलाते हैं. लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है कुछ कनेक्टेड बॉडीज है, M1, M2, M3, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है F, then what will be the acceleration? याद रखें जो connected bodies है, in connected bodies the acceleration of each mass is independent of mass. See that in connected bodies, the acceleration is independent of mass of each body. For example, ये मेरे पास है, let's suppose दो बॉगीज है, let's suppose ये M1 है और ये M2 है और इस पर फोर्स लग रहा है, let's suppose this is 12 न्यूटन. ये मास है 3 kg और ये मास है 4 kg. What will be the acceleration? The acceleration is net force divided by total mass. So ये हो जाएगा 12 और टोटल मास है 3 plus 4. लेकिन थोड़ा सा इसको आसान कर लेते हैं ताकि डिवीजन में आसानी हो. लेट्स सपोज इसको हम ले लेते हैं 1 kg और इसको ले लेते हैं 2 kg. सो ये हो जाएगा 1 plus 2, 1 plus 2 3, 12/3, इससे आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ए बॉडी भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ मूव करेगी और बी बॉडी. द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन A1 जो होगा ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और जो A2 होगा ये भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन will be 1:1. If for connected bodies, if the mass ratio is different, the acceleration ratio must be 1:1. लेकिन जो फोर्स होगा, जो फर्स्ट पे फोर्स लगेगा वो होगा M1A. M1 हमारे पास है 1 और एक्सेलरेशन है 4. द आंसर इज 4 न्यूटन. और अगर F2 की बात कर लें तो ये हो जाएगा M2A. सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 which is 8 न्यूटन. दोनों को ऐड करते हैं वही 12 न्यूटन आता है. तो इसका मतलब है फॉर कनेक्टेड बॉडीज जो एक्सेलरेशन का रेशो होगा वो हमारे पास 1:1 होगा. सही ना. और जो फोर्स रेशो होगा वो 1:1 नहीं होगा. सो फॉर कनेक्टेड बॉडीज द बॉडीज विल बी एक्सेलरेट विद सेम रेशो. जो बॉडीज होंगी वो एक्सेलरेट करेगी सेम रेशोस के साथ. सही ना. द बॉडीज विल बी एक्सेलरेट विद अ सेम रेशोस. नाउ इससे रिलेटेड एक दो MCQs जो है डिस्कस कर. हाँ स्टूडेंट्स, ये दो MCQs जो है डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड. कहते हैं कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ एक्सपीरियंस सेम फोर्स, अगर दोनों सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, देन द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इफ मास इफ फोर्स इज कांस्टेंट. The acceleration of electron to acceleration of proton is equal to mass of proton to mass of electron. यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो mass of proton है वो हमारे पास 1840 टाइम, बाद बुक्स में 1836 लिखा हुआ है, बाद बुक में 1837. ऑप्शंस को देखेंगे 1840 टाइम ऑफ mass of electron. और ये mass of electron अपनी जगह पर दोनों कैंसिल. The answer is 1840:1. This is answer. लेकिन अगर ये MCQ हमसे पूछा जाता कि the ratio of acceleration of proton to electron, फिर आंसर आता 1:1.
1840। अच्छा, ये हमारे पास पिछली मरतबा 2023 में जो है एमसीक्यू आया था न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडीज, ए एंड बी, दो बॉडीज हैं जिन पर इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं। कहते हैं कि द मास बी इज 1/5 टाइम, कहते हैं द मास ऑफ बी बॉडी का जो मास है वो 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ ए है। सीधा कहते हैं कि जो हमारे पास द मास ऑफ बी बॉडी का जो मास है वो 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ ए है। ओके, कहते हैं कि देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगर देखा जाए न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इक्वल फोर्स लग रहा है तो रेशियो फिर क्या होगा, इनवर्स रिलेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए टू एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, मास ऑफ बी किस चीज के बराबर है, 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ ए के बराबर है। मास ऑफ बी की जगह मैंने ma 1/5 टाइम ऑफ मास ऑफ ए और ये मास ऑफ ए दोनों कैंसिल। अगर देखा जाए ये उधर चला जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी। जो एक्सेलरेशन ऑफ ए होगा वो हमारे पास 1/5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर होगा। इसके बाद बच्चे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, लास्ट लॉ डिस्कस करते हैं। सही ना, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो हमें क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Action must be equal to reaction. Action must be equal to, action is equal to minus reaction. Action is equal to minus reaction. Both are equal in magnitude but opposite direction. अगर ये कोई बॉल है और इसको मैं हिट करता हूं, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, तो ए बी पे फोर्स लगाएगा, बी ए पर। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाएगा माइनस बी बॉडी ए पर फोर्स लगाएगा। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक्शन फोर्स 10 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स -10 होगा, लेकिन अगर एक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन है तो रिएक्शन फोर्स भी मैग्नीट्यूड में 10 न्यूटन के बराबर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, या एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। ये पेयर में एक्ट होते हैं। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, सही ना, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन पेयर। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर एक बॉडी एक्शन करती है तो दूसरी बॉडी रिएक्शन। हम बॉल लेते हैं, बॉल दीवार पे एक्शन करता है, वॉल दीवार पे क्या करता है, रिएक्शन करता है। हम फायर करते हैं तो एज अ एक्शन बुलेट आगे जाता है, एज अ रिएक्शन गन पीछे फायर होता है। रॉकेट में हॉट गैस बर्न होते हैं, एज अ एक्शन अगर देखा जाए गैस का डायरेक्शन डाउनवर्ड, एज अ रिएक्शन रॉकेट ऊपर जाता है। आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर में पाइप मजबूती से पकड़ा होता है, क्यों, क्योंकि एज अ एक्शन अगर देखा जाए पानी पाइप से निकल रहा है, एज अ रिएक्शन ये पाइप पीछे जा रहा है, सही ना। या कैनन है, आपने देखा होगा कि जो 1965 का जंग आपको पता होगा, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो आपके माँ बाप को याद होगा। जो कैनन है, अब देखिए जो सोल्जर होते हैं उसमें जो है बुलेट रख लेता है, वो दूर चला जाता है और उसको जो है किसी वायर के जरिए खींचता है। दूर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो कैनन है एज अ रिएक्शन ये पीछे रिकॉइल होता है। बैलून में आप हवा भर लें, आप देखिए वो पीछे जैसे छोड़ लेते हैं वो पीछे मूव करती है, व्हाई, बिकॉज ऑफ रिएक्शन। एज अ एक्शन एयर निकल रहा है, एज अ रिएक्शन बैलून पीछे जा रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट
on two different bodies. Action and reaction, they does not cancel the effect of each other. ये जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि they act on two different bodies. अगर आपसे कोई कहे कि a book is lying on the table, तो is it action reaction force? No. Why? This is weight and this is normal force. सही ना? एक ही बॉडी पर एक्शन भी हो रहा है, रिएक्शन. A book is lying on the table, this is because of Newton's first law. सही ना? It does not obey Newton's third law. The nature of the two forces must be same. The nature of action reaction force must be same. The nature of action and reaction, the nature of action and reaction forces must be same. जो फोर्स एक्शन होगा उसी नेचर वाला रिएक्शन फोर्स भी होना चाहिए. बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. याद रखें हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन शोज इन नेचर फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर, forces exist in pair. Newton first law define force, Newton second law measurement force, और न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि नेचर में जो फोर्सेस हैं वो हमारे पास पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. अगर एक बंदा स्विमिंग कर रहा है फ्रेश वाटर में, नो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ. क्योंकि एज अ एक्शन वो पानी को पीछे धकेल रहा है, एज अ रिएक्शन वो आगे जा रहा है. अब देखिए डेली लाइफ में हम इस तरह जा रहे हैं तो हम भी हवा को पीछे धकेल रही है, एक्शन है, और हमारी बॉडी पर हवा अगर देखा जाए एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से हम इजीली क्या करते हैं, मूव करते हैं. हम जा रहे हैं तो देखिए हम एक्शन करते हैं, जमीन हमारी बॉडी पर क्या करती है, रिएक्शन करती है. जिसका मतलब है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज एक्ट इन पेयर. सही है. एक बंदा है वो सुबह वॉक कर रहा है, वो गिर गया बिकॉज ऑफ इनर्शिया, वो जख्मी हुआ बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, रिएक्शन फोर्स है. से एक बंदा है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन वॉक एंड सडनली फॉल डाउन इज ड्यू टू हिटिंग अ स्टोन एंड फील पेन. अगर पेन फील करता है तो बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, सीधा रिएक्शन फोर्स. और अगर गिर जाता है फॉल डाउन तो बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ. तो इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू वगैरह आते हैं, ज्यादातर एमसीक्यू जो आते हैं वो न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड आते हैं. सो न्यूटन थर्ड लॉ भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. जितना आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगा उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे. तो हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ डिस्कस किया, न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया, न्यूटन थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया. ये हमारे पास फंडामेंटल लॉज नहीं है, सही ना? ये हमारे पास कोई फंडामेंटल लॉज नहीं है. तो याद रखिए और ना हमारे पास जो है ये यूनिवर्सल लॉज है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक. कोशिश करें कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और स्टूडेंट्स के साथ भी इसको जो है शेयर कर लें. थैंक यू सो मच. खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक.